पीपल्स पार्टी की हाई लेवल बैठक, फैसला कुन लम्हात करीब। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम होगा। इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वजा मुसवदा पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम के इख्तियारात वापस लेने पर एतराज। आईनी माहिरीन इजलास में ब्रीफिंग देंगे। बड़ा फैसला मुतवक्के है। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। आज पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम बैठक है बिलावल हाउस में। 7 बजे इसका टाइम है और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उसका एजेंडा मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से इजलास की सदारत करेंगे। सेंट्रल कमेटी के रहनुमाओं की कराची आमद शुरू हो चुकी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस इजलास में शरीक होंगे। जराए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम के इख्तियारात की वापसी पर एतराज है। NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से की कटौती पर भी एतराज है। सूबाई महकमों की वफाक को मुंतकिली पर भी एतराज है। अलबत्ता मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के बहुत सारे नुकात ऐसे भी हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्तेफाक भी है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि आज जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास है, इसमें मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा और मेंबरान को बताया जाएगा कि उसमें 27वीं आईनी तरमीम में है क्या। पीपल्स पार्टी के जो आईनी माहिरीन हैं, जो वकुला हैं, वो जो है सेंट्रल कमेटी को ब्रीफिंग देंगे और ये भी इम्कान है कि इजलास के बाद जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस इजलास के बारे में मीडिया को एक ब्रीफिंग दें। अब शाम 7 बजे इजलास का वक्त है। देखना यह है कि ये कब शुरू होता है, चूँकि इस इजलास से कबल जो सदर ममलिकत हैं उनको दोहा से वापस कराची पहुँचना है, उनको भी चूँकि इस इजलास में शरीक होना है। जी अच्छा, आज जैसे 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वजा मुसवदा पेश किया जाएगा, ये बताएगा कि क्या उनमें कुछ ऐसे भी निकात शामिल हैं जिसकी वजह से कोई क्रिटिक सामने आ सकती है? जी देखिए, अभी तक हमारे सामने तो मसौदा नहीं आया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ट्वीट की थी उसमें मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के कुछ नुकात उठाए गए थे। बिलावल भुट्टो ने ये नुक्ता भी उठाया था कि NFC अवार्ड के जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सूबों को जो हिस्सा है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि महकमा तालीम, महकमा मनसूबाबंदी समेत कुछ महकमों को दोबारा 18वीं तरमीम के तहत ये महकमे सूबों को दिए गए थे, इनको दोबारा वफाक के हवाले किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में जुडिशरी के हवाले से जो नुकात हैं 27वीं आईनी तरमीम में उसका भी इजहार किया था और उन्होंने ये भी लिखा था कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से हिमायत मांगी है। अब उस हिमायत का फैसला आज होना है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी हिमायत का फैसला करती है या क्या फैसला करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से इस हवाले से मुतअद्दिद बार बात हुई है, तो सब यही बता रहे हैं कि सेंट्रल कमेटी की मीटिंग जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अताई डॉक्टर, जाली क्लिनिक और लापरवाही, कब रुकेगा ये सिलसिला? 25 साल नौजवान भी जाली इलाज की भेंट चढ़ गया। बल्दिया के बाद नॉर्थ कराची में सानहा, 1 महीने में दूसरा नौजवान गलत इंजेक्शन से जबहाक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शहरियों का हुकाम बाला से अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में होने वाला 1 महीने में ये दूसरा अफसोसनाक वाकया है। जिससे पहले अगर हम बात करें तो बल्दिया में एक इस तरह का वाकया पेश आया था जिसमें एक मैटरनिटी होम में एक शख्स जो नॉर्मल बीमार था वो चेकअप की गर्ज से गया, जहां पर एक नवी जमात की तालिब इल्म ने, नवी जमात पढ़ी हुई लड़की ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से IV के इंजेक्शन लगाने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया और फिर जाँ बहक हो गया। अच्छा जी, अभी इस तरह नॉर्थ कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें नॉर्थ कराची शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में एक निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त हुई है वो फारूक के नाम से हुई है, फारूक अहमद के नाम से। 25 साल की उम्र बताई जा रही है। अच्छा जी, जो लाश है वो इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दी है और लगाई की उस लाश के हमरा ही मौजूद है। जी ठीक है दुर शहवार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, महकमा स्कूल तालीम में नई भर्तियों का ऐलान। महकमा स्कूल तालीम में 5 से 15 ग्रेड तक गैर तदरीसी स्टाफ भर्ती होगा।
तमाम मातहत इदारों से सिफारिशात तलब। महकमा स्कूल तालीम के 19 इदारों को खतूत जारी कर दिए। तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम में नॉन टीचिंग यानी गैर तदरीसी स्टाफ की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत की जानब से जॉब पोर्टल जारी करने के बाद बाकायदा तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने जो है नई भर्तियां करने का फैसला किया। ये नई भर्तियां 5 से 15 ग्रेड तक की कर दी जाएंगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम की HR विंग के डायरेक्टर किशोर कुमार के दस्तखत से महकमा स्कूल तालीम के मातहत 19 इदारों को खत अरसल कर दिया है। खत में लिखा गया है कि 2 रोज के अंदर यानी कल तक जो खाली असामियां, इस हवाले से सिफारिश महकमा स्कूल तालीम को अरसल की जाए ताकि नई भर्तियों पर आगाज जल्द किया जाए और 5 से 15 ग्रेड तक की नई भर्तियां महकमा स्कूल तालीम से की जाएगी। नई भर्तियां किस तरह होंगी, इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम आगे पॉलिसी बनाएगा। लेकिन अब जो है सिंध हुकूमत ने खत अरसल करके सिर्फ खाली असामियों की तफसीलात 2 रोज के अंदर तलब करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दाखिले होंगे ऑनलाइन, नतीजे होंगे डिजिटल। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में तालीमी उमूर जदीद और ऑनलाइन बनाने का फैसला। दाखिले नताइज पर्चों की चेकिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट और मार्किंग सिस्टम के लिए कमेटी कायम। सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स में नताइज की डिजिटल प्रोसेसिंग की तैयारी। कमेटी ऑनलाइन सिस्टम मार्किंग पर सिफारिशात मुरतब करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में तालीमी उमूर जदीद और ऑनलाइन बनाने का फैसला। दाखिले नताइज पर्चों की चेकिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट और मार्किंग सिस्टम के लिए कमेटी कायम कर दी गई। सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स में नताइज की डिजिटल प्रोसेसिंग की तैयारी। कमेटी ऑनलाइन सिस्टम मार्किंग पर सिफारिशात मुरतब करेगी। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में तालीमी उमूर जदीद और ऑनलाइन बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। दाखिले नताइज पर्चों की चेकिंग ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। ऑनलाइन एनरोलमेंट और मार्किंग सिस्टम के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासरीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुतासरीन कहते हैं कि हमें घर के बदले घर चाहिए। अदालत ने सिंध हुकूमत को तमाम मुतासरीन की मुकम्मल आबादगारी का हुक्म दिया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। आज तीसरा रोज़ है। नाला मुतासरीन एहतजाज कर रखे हैं। इनका मुतालबा ये है कि 2021 में इनके घर मिसमार कर दिए गए, तोड़ दिए गए, लेकिन अब तक उनको घर के बदले घर नहीं दिया जा रहा। आज तीसरा रोज़ था इनका। क्या कहना है, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा क्या है, ये सबको मालूम है। गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और कुरंगी नाला ये तोड़े गए। तो तोड़ने से पहले हुक्मरानों ने ही हमारे साथ वादे किए थे कि हम आप लोगों को घर भी देंगे, यानी मकसद प्लाट देंगे और मकान का किराया भी देंगे जब तक हम आपको घर नहीं दे देते, और उसके बाद तुम सुकून से रहो, इत्मीनान से। यानी कि लॉलीपॉप हमने खा लिया और हम बैठे रहे सुकून के साथ। वरना आपको पता है हुक्मरानों, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अवाम जब बाहर निकलती है वो क्या करती है फिर। लेकिन हमने सबको सुकून रखा। यहाँ भी 4-5 दिन से ये मेला लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी हुक्मरानों से मैं कहता हूँ, बताओ किसी को एक पत्थर भी लगा है पुलिस वाले को? हम खुद ही सिक्योरिटी कर रहे हैं। हमने मना किया है अपने लोगों को कि कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करना। इनको बोला साइड पे कहो। इन्होंने यार ड्रामा किया, हमारी जगह खड़े होने की मजलूमों की, उसको रोक के गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं कि ताकि ये अपनी आवाज़ ना पहुँचाएँ। और मैं मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट जजों से अर्ज कर रहा हूँ, हम मजलूम लोग हैं। 2 जजों ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है कि जिसका मकान डिमॉलिश किया जाए, चाहे वो किसी नाले का हो, उसको आप लोग जगह दें और उसको पैसे दें उसका मकान बनाने का। इनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज़िश्ता 3 रोज़ से एहतजाज कर रखे हैं। हुकूमत ने जो वादे किए थे वो भी अब तक उनकी तकमील नहीं हो सकी है और इनको घर के बदले घर नहीं मिल रहा। इन्होंने यही कहा है कि जब तक इनको घर के बदले घर नहीं दिया जाता, इसी तरह एहतजाज का सिलसिला जारी। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत। गिरफ्तार ASI आबिद शाह ने नया केस चैलेंज कर दिया। FIA के नए मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया गया। एक वाक़े के 1 से ज़ायद मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। अदालत ने दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का ये मामला है। गिरफ्तार ASI आबिद शाह ने नया केस चैलेंज कर दिया।
FIA के नए मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू, मौक़िफ़ अपनाया गया। एक वाक़े के एक से ज़ायद मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। अदालत ने दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। FIA के नए मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू, मौक़िफ़ अपनाया गया। एक वाक़े के एक से ज़ायद मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। अदालत ने दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की सरकारी रिहाइशगाह फराहमी की दरख्वास्त, सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे, ताहाल जवाब नहीं मिला। आप किस दौर में रह रहे हैं? व्हाट्सएप करें या ईमेल। आजकल कौन खत लिखता है? अदालत के रिमार्क्स, अदालत ने 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मज़ीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की सरकारी रिहाइशगाह फराहमी की दरख्वास्त, सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे, ताहाल जवाब नहीं मिला। आप किस दौर में रह रहे हैं? व्हाट्सएप करें या ईमेल। आजकल कौन खत लिखता है? अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मज़ीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। स्टील मिल्स में किराए और बिल्स में 100% इजाफा, दुकानदार अदालत पहुंच गए। बिजली, गैस और किरायों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त, नुकसान है तो दुकान छोड़ दें, आप किराएदार हैं, मुलाजिम नहीं। पहले स्टील मिल से रुजू करें। अदालत के रिमार्क्स, दरख्वास्त निपटा दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टील मिल्स में किराए और बिल्स में 100% इजाफा, दुकानदार अदालत पहुंच गए। बिजली, गैस और किरायों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त, नुकसान है तो दुकान छोड़ दें, आप किराएदार हैं, मुलाजिम नहीं। पहले स्टील मिल से रुजू करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए और दरख्वास्त निपटा दी। लियारी के इस्माइल शहीद पार्क पर कब्जा और कमर्शियल सरगर्मियों का केस, अदालत ने टाउन चेयरमैन लियारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर को फौरी तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पार्क जिनके मातहत है वो नहीं आ रहे तो सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाया जाए। शहर के पार्क्स पर कब्जा हो रहा है, ये बहुत संजीदा मामला है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अदालत के सख्त रिमार्क्स। लियारी के इस्माइल शहीद पार्क पर कब्जा और कमर्शियल सरगर्मियों का ये केस, अदालत ने टाउन चेयरमैन लियारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर को फौरी तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पार्क जिनके मातहत है वो नहीं आ रहे तो सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाया जाए। शहर के पार्क्स पर कब्जा हो रहा है, ये बहुत संजीदा मामला है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अदालत के सख्त रिमार्क्स। सेशन अदालत मलीर ने गैर कानूनी कानकुनी के मुकदमात से मुतालिक मजिस्ट्रेट के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला सुना दिया। मजिस्ट्रेट के इनकार को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि खुसूसी अदालत के क़याम तक मजिस्ट्रेट इब्तदाई कार्रवाई जारी रख सकता है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, निजी फरीकैन के ख़िलाफ़ गैर कानूनी कानकनी का इल्ज़ाम है। असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स की मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर सेशन अदालत मलीर जज लियाकत अली खोसो ने फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट का फ़ैसला कल अदम करार देते हुए उसे फ़ौरी शिकायत सुनने और कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था, अपील की थी कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने मौक़िफ़ दिया कि माइंस एक्ट के मुकदमात सिर्फ खुसूसी अदालत ही सुन सकती है, जिसमें इस्तदा की गई थी कि मजिस्ट्रेट को फौरी शिकायत सुनने और इस पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए। सेशन अदालत ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया है कि इब्तिदाई बयानात मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। दफ़ा 37(1) जो है वो सिर्फ मुकदमात की समाअत पर पाबंदी आयद करती है। मुकदमा चलाना और नोटिस लेना 2 अलग मरहले हैं। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने इसकी गलत तशरीह की है, लिहाजा जो है मजिस्ट्रेट को फौरी शिकायत सुननी चाहिए और इस पर कार्रवाई करने की अदालत ने उसे इजाज़त भी दे दी है। साथ ही फैसले में ये भी कहा है कि खुसूसी अदालत जब बन जाएगी तो मुकदमा वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। मलीर में ताहाल कोई ऐसी अदालत कायम या फ़ाल अभी तक नहीं हुई है। साथ ही सेशन अदालत ने सिंध हुकूमत को भी खुसूसी हिदायत जारी करते हुए ज़िला में खुसूसी अदालतें कायम करने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। अदालत का ये भी कहना था कि इंतज़ामी अमल में ताख़ीर कानून की राह में रुकावट नहीं बन सकता।
रेवेन्यू रिकॉर्ड में जालसाजी का मेगा स्कैंडल। PECHS सोसाइटी में प्लॉट्स की फरोख्त में जालसाजी साबित। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3 सब रजिस्ट्रार को मुलाजमत से फारिग कर दिया। आपको अपडेट करें हैं मेगा स्कैंडल के हवाले से। PECHS सोसाइटी में प्लॉट्स की फरोख्त में जालसाजी साबित। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3 सब रजिस्ट्रार को मुलाजमत से फारिग कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक अनोखा स्कैंडल सामने आया है कि जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजिमीन है, उन्होंने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बहन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा यानी खवातीन मिलकर की मरकजी सदर फरियाल तालपुर को भी बख्श नहीं किया। उस समेत 32 उनके घर समेत 32 ऐसे प्लाट्स हैं जमशेद टाउन के जो इलाके PECHS सोसाइटी, वहाँ पर उन्होंने जल्दसाजी करके मुख्तलिफ नामों से उनके प्लाट्स मुंतकिल कर दिए, घर मुंतकिल। जिसके बाद इस मामले का जैसे स्कैंडल सामने आया तो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात का आगाज किया और महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर तरीन अफसर जाहिद हुसैन मीरानी ने इस मामले की तहकीकात करने के बाद में महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 7 मुलाजिमीन को जिम्मेदार ठहराया। जिसके बाद जो आज महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो इन पर जो जल्दसाजी साबित होने पर मुलाजमत से फारिग कर दिया है। इस हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 सब रजिस्ट्रार, 2 असिस्टेंट और 2 क्लर्क शामिल हैं जिनको फारिग किया गया मुलाजमत से। उनमें मंसूर सुमरो, अब्दुर्रज़ाक बहर, मुनव्वर घारेजो, अजीज दुरानी, मुख्तियार जुल्फकार किरियो और मोहसिन मीरानी शामिल है, जिनको आज मुलाजमत से फारिग कर दिया। जबकि इनके खिलाफ जो केस है अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन ये अदालत से जमानत पर रिहा हो चुके हैं अदालत ने। लेकिन महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ तहकीकात करके तमाम पर जो अरकान थे वो अदालत के सामने पेश कर दी, जिसके बाद इस वक्त केस अदालत में ज़ेर समाअत है। लेकिन आज जो है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन 7 मुलाजिमीन को मुलाजिमत से फारिग करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। इन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर के घर समेत 32 ऐसे निजी प्लाट्स है, उनके जो कागजात है उनमें जल्दसाजी साबित होने पर इनको मुलाजिमत से आज फारिग कर दिया है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,59,000 की सतह भी बरकरार न रख सका। इंडेक्स 1,58,493 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात नजर आते हैं। मार्केट में कारोबार का आगाज तो मजबूत होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट मनफी जोन में चली जाती है। बहुत सारी मेजर फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा है। इसी के साथ साथ देख रहे हैं कि जो शरह सूद है उसको भी स्टेट बैंक ने 11% पे सस्टेन रखा है। तो जो सिंगल डिजिट में आने की बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिशात थी वो भी दम तोड़ गई हैं और ऐसा लगता है कि अब जो शरह सूद है वो सिंगल डिजिट में फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि सैलाब के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है तो इसके स्टॉक मार्केट पे क्या असरात मरतब हुए हैं। मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जावेद साहब बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या मार्केट की? ये मार्केट मुस्तकिल जो है वो दबाव का शिकार है। इसकी वजह है कि जो इन्वेस्टर है वो पूरे उम्मीद नहीं है इस वक्त, क्योंकि अभी इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा पाकिस्तान का वो भी 6 से ऊपर चला गया है। इसकी वजह है कि सैलाब जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसने काफ़ी डायरेक्ट हिट किया है। इसकी वजह से सरह सूद भी आप देखें कि वो मुस्तकिल 11 पे ही फिक्स है और आइंदा मेरे ख्याल 7-8 महीने में ये नहीं लग रहा कि इसको सिंगल डिजिट में या 10 पे भी लाया जा सके, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इस वजह से शरह सूद की कमी तो आना बहुत मुश्किल है। और दूसरी है कि आप देखें कि जो मार्केट जो अपने लेवल पे बहुत हाई थी वो अब वापस 10,000 पॉइंट नीचे आ गई है। तो इससे से थोड़ी सी ये उम्मीद है कि मार्केट की थोड़ी बाइंग हो सके, लेकिन मुस्तकिल नजर नहीं आ रहा कि जो है सेलिंग प्रेशर भी की वजह से भी नहीं आ सकता है। फॉरेनर की तो ये है कि इतना ज्यादा वो मतलब इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो ही हो रहा है। इस वजह से भी ये थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में है। जावेद खनानी मौजूद थे, बता रहे थे कि जो गैर मुल्की इन्वेस्टर है उनकी जानिब से भी मार्केट में शेयर्स का दबाव देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी तरफ से भी यही रुझान है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जी FPCCI की सेंट्रल एनर्जी कमेटी के कन्वीनर मलिक खुदा बख्श ने कहा है कि इस वक्त भी फी यूनिट बिजली पर कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपए और PHL चार्जेस 3 रुपए से ज़ायद दे रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करे। इस इकदाम से मकामी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल पड़ेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा।
देखा जाए इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला है पैदावारी लागत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुसलसल बढ़ी है, इसमें कमी नहीं हुई है। फेडरेशन हाउस और तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने सवाल उठाया था जिस पे कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपये से अभी भी 17 रुपये पे, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री पे जानते हैं। FPCCI के एनर्जी कमेटी के जो कन्वीनियर हैं मलिक खुदा बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं एनर्जी कॉस्ट पे अभी भी कितना इजाफी बोझ है? IPPs के जो चार्जेस हो रहे थे, जो आवाम पे जो प्लांट चल नहीं रहे थे और वो पैसे उनको मिल रहे थे और वो सारा बर्डन जो है वहाँ पे आ रहा था। इसके लिए FPCCI ने एक मुहिम शुरू की थी और सबसे पहला, आपको याद है, सबसे पहला जो रेजोल्यूशन इसके खिलाफ दिया था मेरी कमेटी, एनर्जी कमेटी ने दिया था, हमारे प्रेसिडेंट ने उसको मूव करके आगे भेजा और बहुत सारे 16-17 बंद हो गए। अब और जो है जो बाकी आने वाले हैं वो आप सर्दियों में फिर वो नहीं चलेंगे, उस पर पैसे उनको जो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, वो कहाँ आएंगे, वो आवाम पे आएंगे। तो बात यह है कि गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई थिंक टैंक बनाना चाहिए, कोई उसको सोचना चाहिए कि कम से कम हमारी डिमांड ये है कि कम से कम इस वक्त जो मार्केट सर्वे करने के बाद और जो लोगों को सुनने के बाद हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी रो रहे हैं कि जी हमें पहले 3,000 का बिल आता था, अब 8,000 का, 10,000 का आ रहा है। तो बात यह है कि कोई पॉलिसी बनाए और कम से कम 10 रुपये पर यूनिट्स को कम करें। इस काम करने से आपकी लोकल इंडस्ट्री और इंटरनल जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी। उससे जो आप अर्न करेंगे इनकम टैक्स, जो टैक्स हम करेंगे वो इस डेफिसिट को पूरा कर देगा। अच्छा मिलिक साहब, अगर देखा जाए साथ में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि EV चार्जिंग की जो मुल्क भर में लग रही है 3,000 का मुआवजा, अभी लगना भी शुरू हुए हैं। आप नई मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी भी करने जा रहे हैं, EV व्हीकल पाकिस्तान में पहली दफा बनने जा रही, तो क्या देख रहे हैं कॉस्ट के आवाम को सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मोटरसाइकिलें मिलेंगी पाकिस्तान? अब मोटरसाइकिल भी बनने शुरू हो गए, 3-4 कंपनियां जो हैं वो बना रहे हैं। एक मेरे भी उसामा साहब मेरे दोस्त हैं, वो भी बनाना शुरू कर दिया, उनकी मार्केटिंग शुरू हुई। देखिए शुरू में चीज़ें महंगी होती हैं, जब उनकी मैन्युफैक्चर लोकली होने लग जाए ना तो चीज़ें कम डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये मैं 100% श्योर हूँ कि इसकी मोटरसाइकिलों की प्राइस भी कम होनी शुरू हो गई है और भी होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। अब गाड़ियाँ भी, हम जो एडम ग्रुप और मलिक ग्रुप है ये अपनी ग्राउंड लॉन्चिंग सेरेमनी ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर ऑफ द EV व्हीकल। ये कर रहे हैं हम दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में एडम ग्रुप ने हमें इंश्योर किया है और उसको हम करने जा। जब ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो जाएगी और उसके साथ हम ये जो चार्जिंग स्टेशन हम इस वक्त लगा रहे हैं, जो इंपोर्ट करके लगा रहे हैं, ये हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसकी प्राइस बहुत कम डाउन हो जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना, बड़ा मुतालबा किया गया, फेडरेशन हाउस की जानिब से कहा गया है कि अगर हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो 10 रुपए कमी कर दे तो मुकामी इंडस्ट्री समेत जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी चलेगी, जिससे आपको कीमती ज़र मुबादला भी आएगा और साथ ही हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, जिससे ये कैलकुलेशन या खसारे को पूरा किया जा सकता है। और अगर 10 रुपए बिजली सस्ती हुई तो आवाम को भी इससे फायदा होगा। नाजरीन, मछलियाँ खाना तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मछली पकड़ना भी फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में ऐसी नायाब मछलियाँ भी पाई जाती हैं जो अगर किसी माहीगीर के जाल में आ जाएं तो वो लम्हों में मालामाल हो सकता है। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद इस वक्त वाइल्ड लाइफ टेक्निकल एडवाइज़र मौज़म खान के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अक्सर बताइएगा, मौज़म खान का क्या कहना है, कौन सी ऐसी मछलियाँ हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मछली खाना तो कहा जाता है कि फ़ायदेमंद है और मछली खानी भी चाहिए, लेकिन मछली पकड़ना भी कितना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। और मछली अगर आपके हाथ लग जाए, कोई ऐसी मछली जिससे आप रातों रात जो है वो मालामाल हो सकते हैं। समंदरी मछलियाँ हम देखते हैं बहुत सारी उनकी जो है किस्म पाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो वो व्हेल जो है वो समंदर में पाई जाती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहरिया में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इकसाम की व्हेल का रुख जो है वो पाकिस्तान की समंदरी तरफ जो है वो आता देखा जा रहा है। इसमें कौन कौन सी मछलियाँ जो है वो शामिल हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेक्निकल एडवाइजर मौज़म खान। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन सी मछली होती है जो अगर आपके हाथ लग जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। सर बताइएगा, कौन सी समंदरी व्हेल है जो खाने के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद है और अगर उसको पकड़ लें तो उसमें क्या फायदा है? ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कीमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में तकरीबन 1600
किस्म की मछलियाँ मिलती हैं, जिनमें 300 किस्म ऐसी हैं जिनकी कोई कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, और 300 में चंद मछलियाँ ऐसी हैं कि जिनको अगर माहीगीर बड़ी तादाद में पकड़ लें तो उनके लिए बहुत बड़ी एक आमदनी का जरिया बनता है। क्रोकर मछली, जो क्रोकर खानदान की मछलियाँ हैं, उसमें जिसको स्पॉटेड क्रोकर कहते हैं, ये इसके जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है जो गुब्बारे की शक्ल का होता है, जिसकी मदद से वो आवाज़ पैदा करती है और ऊपर और नीचे जाती है। ये माइग्रेटरी मछली है और स्कूलिंग मछली है, यानी बहुत बड़ी तादाद में मिल के रहती है। और इसका जो ये एयर ब्लैडर होता है या स्विम ब्लैडर होता है, जिसे लोकल ज़बान में पोटा कहते हैं, ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है। यानी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत इसकी मिली है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए एक पोटे की। तो अगर माहीगीरों को ये मछली मिलती है तो तकरीबन 7 लाख 8 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए में एक मछली भी बिकती है। नहीं, ये दुनिया के बहुत सारे इलाकों में मिलती है और इसकी कई इकसाम में दुनिया में मिलती है। हमारे पास जो मिलती है वो इंडिया में मिलती है, यानी इंडियन ओशन के खासे बड़े इलाकों में मिलती है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया इसके सबसे बड़े सोर्स हैं। इसके साथ साथ समंदरी हुदूद में जो एक और वेल पाई जाती है 50 से 60 फुट की, और उसका भी जो है वो अगर किसी को पता हो और उसकी वॉमिट का कोई ऐसा पत्थर वगैरह मिले तो वो भी आपकी ज़िंदगी जो है वो लाजमी बदल सकता है। जी।